Hello everyone. This is our lecture. This is our next lecture on distributed operating system. This is the unit 4, that is process and resource management. Okay. So in this lecture we are going to cover clients and server in resource and process management, and after that we're going to cover code migration in resource and process management. Okay. So in previous lecture we covered all the information about threads, process management, after that resource management, types of resource management, everything we already covered in the previous videos. In this video we are going to cover client server in resource management and code migration in resource management. Okay, so we'll start with client and server. Okay, so we already discussed the client server model, the roles of the client and the server and the way they interact. Now this will discuss the anatomy of client and server respectively. Okay, so basically हम लोगों ने पहले ही already जो वीडियोस हमने बनाई हैं उसमें हमें पता है कि हमने ऑलरेडी कवर किया है क्या क्लाइंट्स कौन होते हैं, हु आर द सर्वर्स, राइट, हाउ दे इंटरेक्ट. सो मैं एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. क्लाइंट्स क्या होते हैं? जो रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, एंड द सर्वर जो रिस्पॉन्स करते हैं. क्लाइंट लाइक अब हमने इंटरनेट ओपन किया, ओके, एंड वी टाइप google.com. सो वी आर द क्लाइंट्स, एंड जहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिला दैट इज सर्वर. जहाँ से google.com पे रिस्पॉन्स हमें google.com हमारे सामने ओपन हुआ, दैट इज रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. वी डोंट नो द एक्चुअल रिस्पॉन्स, मतलब हमें कुछ नहीं पता होता है कि पीछे क्या काम चल रहा है, कितने मिली सेकेंड्स में काम हुआ, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज यूज की है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बिहाइंड स्ट्रक्चर, राइट. और जो सर्वर है वो हमें सिंपली क्या करता है, इट विल रिस्पॉन्स, राइट. वी जस्ट रिक्वेस्ट फॉर समथिंग एंड द सर्वर विल प्रोसेस्ड ऑन दैट थिंग एंड रिस्पॉन्ड बैक टू अस. ओके, बट जो एक्चुअल बिहाइंड में जो काम हो रहा है, वी डोंट नो अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस. ओके, सो क्लाइंट आर, हु आर द क्लाइंट्स, वी आर द क्लाइंट्स, एंड द जहां से हमें google.com मिला नेटवर्क से, दैट इज google.com is the server. Okay, so we already discussed about the client server model. पहले हमने पढ़ा हुआ है client server model क्या होते हैं, centralized models क्या होते हैं, distributed models क्या होते हैं. we discuss everything already. So today we are going to discuss the anatomy. anatomy मतलब एक हिसाब से आप बोल सकते हैं मतलब उनकी संरचना कैसे हुई. यू कैन से दैट संरचना इज लाइक, आप बोल सकते हो वो कैसे आपस में एक्चुअली काम करते हैं. ठीक है, सो उसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले नेटवर्क यूजर इंटरफेस. सो व्हाट इज नेटवर्क यूजर इंटरफेस? अ मेजर टास्क ऑफ क्लाइंट मशीन इज टू प्रोवाइड द मीन्स फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद रिमोट सर्वर्स. देयर आर रफली टू वे इन विच द इंटरेक्शन कैन बी सपोर्टेड. सबसे मेजर जो काम होता है क्लाइंट मशीन का, व्हाट इज द मेजर टास्क, is to provide the means for user to interact with the remote server. क्लाइंट का क्या काम होता है? जब मेन जो मशीन का, क्लाइंट मशीन का काम होता है वो होता है इंटरेक्शन प्रोवाइड कराना यूजर का रिमोट सर्वर के साथ. ओके, दे आर रफली टू वेज इन विच दिस इंटरेक्शन कैन बी सपोर्टेड. फर्स्ट क्या है? For each remote service, the client machine will have a separate counterpart that can contact the service over the network. हर एक रिमोट सर्विस को अगर हमें एक्सेस करना है तो क्लाइंट मशीन के पास क्या होता है, एक अलग से काउंटर पार्ट होता है जिसके थ्रू वो सर्विस को कॉल करता है, नेटवर्क में कॉन्टैक्ट कर पाता है. ठीक है, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस एजेंडा रनिंग ऑन यूजर पीडीए दैट need to synchronize with remote possibly shared agenda. In this case an application level protocol will handle the synchronization. Okay, so synchronization कौन handle करेगा? That application level protocol. Okay, so आप diagram में देख सकते हैं, this is the client machine and this is the server machine. Okay, so how the application to application interaction is possible here? Using application specific protocol. एप्लीकेशन में क्या होता है, एक मिडलवेयर होती है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट, लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. एंड सर्वर मशीन हैव आल्सो हिज एप्लीकेशन मिडलवेयर एंड लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर? दे आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क. तो क्लाइंट मशीन को जब सर्वर मशीन के साथ इंटरफेस करना है या कम्युनिकेशन करना है, what we will use, we are going to use is application protocol. So same thing यहाँ पे लिखी है. For each remote service, the client machine will have separate counterpart that can contact the service over the network. A typical example is an agenda running on a user PDA that need to synchronize with the remote, possibly shared agenda.
जो शेयर्ड एजेंडा हुआ उसको हम कैसे ये एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल इज यूज। एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल क्यों यूज होगा? एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसको जैसे ही उसने रिक्वेस्ट किया उसी टाइम पे उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो और यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाए, ओके। अ सेकेंड सोल्यूशन इज टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू रिमोट सर्विसेज। पहला क्या था? एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराना एक प्रोटोकॉल के थ्रू। द सेकंड वन इज डायरेक्ट एक्सेस करा देना रिमोट सर्विस को, ओके, बाय ओनली ऑफरिंग अ कन्वीनियंट यूजर इंटरफेस। उसको क्या करेगा? कन्वीनियंट यूजर फेड प्रोवाइड कर देगा, वो डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ओके। उसमें क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगा? एक डायरेक्ट एक्सेस दे देगा और रिमोट सर्विसेज को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इफेक्टली दिस मीन दैट क्लाइंट मशीन इज यूज्ड ओनली एज अ टर्मिनल विद नो नीड फॉर लोकल स्टोरेज लीडिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। इसमें क्या होगा? क्लाइंट मशीन जो है एक टर्मिनल के रूप में यूज होगा ना। अभी आप google.com यूज करते हो, कहाँ से एक्सेस करते हो? आपकी मशीन जो होती है उसको एक्सेस करने का एक जरिया है, राइट। आपका जो एक्चुअल जो google.com या जो उसका इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पड़ा है? नेटवर्क पे। जब तक आप अपने पीसी को उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं करोगे आप google.com एक्सेस नहीं कर पाओगे ना। जब तक आपका पीसी जो है वो नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, देन हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस द google.com, राइट। सो with the use of network you can access the google.com. In this, client is act as a simple, you can say client is act as a terminal. अब हम लोग अपने पीसी को क्या यूज करते हैं? एज अ टर्मिनल यूज करते हैं। जब हमारा पीसी जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तभी हम google.com को ओपन कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइम पे क्या हुआ? Our machine is act as a terminal, okay. After that, in case of network user interface, everything is processed and stored at the server. नेटवर्क यूजर इंटरफेस में क्या होता है? जो भी चीजें होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ कहाँ पड़ा होता है? सर्वर के पास। This thin client approaches is receiving more attention as internet connectivity increase. ये जो अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा अटेंशन कैसे गेन कर रही है? जैसे जैसे हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है ये वाली अप्रोच जो है वो ज़्यादा अटेंशन में आ रही है, ओके। आप मेरे को अभी मैं आपको बता सकती हूँ, आप मेरे को कोई बता सकता है, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग, कि ये क्यों अटेंशन ले रही है ज़्यादा? अभी देखिए, बहुत एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। आपका फ़ोन है, ओके। आपका फ़ोन अभी अगर आजकल की ये नाउ डेज अगर आप देखेंगे, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप फोन का क्या यूज कर रहे हैं? थोड़ा सोच के बताइए, फोन का क्या यूज होने वाला है, राइट। जब तक वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट नहीं है उसमें, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? कुछ भी नहीं ना। हर चीज इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। इफ यू आर गोइंग टू यूज योर फेसबुक अकाउंट, इंटरनेट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू एक्सेस योर व्हाट्सएप, क्या होना चाहिए? नेटवर्क के साथ कनेक्शन होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली क्या है, जब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपका जो अटेंशन है वो फोन की तरफ है, राइट। अगर आपका इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तो आपका फोन आए हिसाब से आप क्या सोचते हो? अरे बाप रे, आज तो लाइक फोन किसी काम का ही नहीं है, राइट। कॉल्स किस किस को करोगे? और आजकल कॉल्स भी कौन कर रहा है? नॉर्मली व्हाट्सएप और इन चीजों पे ही कम्युनिकेशन हो रहा है ना। सो थ्रू द नेटवर्क आजकल नॉर्मल कौन कौन करता है, राइट। हम लोग ज्यादा कॉल वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, किसके थ्रू हो रही है? दैट नेटवर्क के थ्रू। तो जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और हमारी जो ये अप्रोच है ये ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। ओके, सो जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, द हैंडहेल्ड डिवाइसेस आर मोर बिकमिंग मोर सोफिस्टिकेटेड। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, लाइक अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट ही नहीं है तो आपका फ़ोन इस टाइम किसी काम का नहीं है। अभी आप ऑब्वियसली हो सकता है कि थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि शायद कुछ और यूज़ कर रहे हो आप, बट स्टिल जब तक इंटरनेट है तब तक आपका फ़ोन ज़्यादा यूज़फुल है। एंड इफ़ योर फोन डोंट हैव इंटरनेट तो वो ज़्यादा इतना यूज़ का नहीं है, राइट। हो सकता है आप कुछ डिजाइनिंग काम करते हो, अपने लैपटॉप से कुछ काम भी करते, फ़ोन से कुछ काम करते हो, बट ये भी है कि जब तक कनेक्टिविटी है तब तक आपका फ़ोन ज़्यादा यूजफुल बन जाता है, राइट। As we argued in previous chapter, thin client solutions are also popular as they ease to take the system management. Let us take a look at how network user interface can be supported. Example कौन सा हो गया? The X Windows system, okay. Next is the client side software for distribution transparency. So client software
comprise more than just user interface. In many cases, part of the processing and data level in the client server application are executed on client side as well. Okay, जो data है server का वो client side भी execute होता है. A special class is formed by embedded client software such as for automatic teller machines, right? Cash register, barcode readers, TV set top box, ये क्या है? ये क्लाइंट साइड पे भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना. इन दिस केसेस द यूजर इंटरफेस इज रिलेटिवली स्मॉल पार्ट फॉर द क्लाइंट सॉफ्टवेयर. यहाँ पे क्या है, यूजर इंटरफेस कम काम कर रहा है, राइट? जहाँ पे आपका टीवी सेट टॉप बॉक्सेस हैं, बार कोड रीडर्स हैं, फिर कैश रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर काम आते हैं. यहाँ पे आपकी सर्वर साइड ज्यादा काम नहीं आते. In these cases, the user interface is relatively small part of the client software in contrast to the local processing and communication facilities, right? Beside the user interface, the other application related software, client software compromise component for achieving distribution transparency. Okay? सो ऐसे में क्या होता है, आपका जो क्लाइंट साइड की चीजें हैं वो ज्यादा काम करती है, सर्वर साइड का छोटा सा पार्ट एक्सेस होता है. क्योंकि जैसे हमें टीवी के सेट ऑफ बॉक्सेस हैं वो कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू कनेक्टेड है, राइट? आपके बार कोड रीडर्स हो गए, ये भी सर्वर साइड पे ज्यादा काम कर रहे हैं ना, मशीन के थ्रू ही ज्यादा काम करते हैं. सो दिस इज क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी. ओके, आफ्टर दैट एक्सेस ट्रांसपेरेंसी इज जनरली हैंडल्ड थ्रू द जनरेशन ऑफ क्लाइंट स्टब from an interface definition of what the server has to offer. The stub provide the same interface as the available at server but hides the possible differences in machine architecture as well as the actual communication. So अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस पढ़ी होंगी, अब पुराने जो लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टब क्या होता है, राइट? स्टब जो होता है क्लाइंट साइड पे भी होता है, सर्वर साइड पे भी होता है, ठीक है? तो स्टब क्या प्रोवाइड करता है, सेम इंटरफेस एज अवेलेबल एट द सर्वर साइड. सो जब सिस्टम जो होते हैं किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं तो जो स्टब होता है वो एक सेम इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. जैसे सर्वर पे काम हो रहा है वैसा ही इंटरफेस जो है वो क्लाइंट साइड पे भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है? मैनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इम्प्लीमेंटेड replication transparency by mean of client side solution. For example, imagine a distributed system which replicates server, such as replication can be achieved by forwarding and request to each replica. Client side software can transparently collect all the response in and pass a single response to the client application. So in this diagram you can see that client machine is replicating request to servers. Okay, client side handle रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, उसने क्या किया, जो रिक्वेस्ट है उसको सर्वर पे रेप्लिकेट कर दिया, सर्वर 1 पे भी रेप्लिकेट कर दिया रिक्वेस्ट को, सर्वर 2 पे भी रेप्लिकेट कर दिया, एंड द रिक्वेस्ट इज रेप्लिकेटेड टू सर्वर 3 ऑल्सो. ओके, दिस इज ट्रांसपेरेंट रेप्लिकेशन ऑफ द सर्वर यूजिंग क्लाइंट साइड सोल्यूशन. वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रेप्लिकेट कर देगा जितने नंबर ऑफ सर्वर के साथ वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट इज सर्वर्स. सो सर्वर्स क्या थे, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर्स. सो सर्वर्स बेसिकली क्या है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ सर्वर. बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द सर्वर वी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ नंबर ऑफ जनरल इश्यूज फॉर सर्वर. ओके, पहले सर्वर स्टार्ट करने से पहले उसके जो डिजाइन इश्यूज हैं उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं. अ सर्वर इज अ प्रोसेस इंप्लीमेंटिंग अ स्पेसिफिक सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लाइंट. इन एसेंस ईच सर्वर इज ऑर्गेनाइज्ड इन सेम वे. इट वेट फॉर एन इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड सब्सिक्वेंटली इंश्योर दैट रिक्वेस्ट इज टेकन केयर of, after which it waits for the next incoming request. So सर्वर बेसिकली क्या करता है, पहले जो रिक्वेस्ट आती है उसका वेट करता है, जो फर्स्ट नंबर की रिक्वेस्ट आई, राइट? उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट पे जो काम करना है वो करता है, राइट? आफ्टर दैट उसके बाद जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका वेट करता है. मतलब जितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको वो 1 by 1 प्रोसेस करता जाता है, राइट? देयर आर सेवरल वे टू ऑर्गेनाइज सर्वर. बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम सर्वर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इन द केस ऑफ एन आइटरेटिव सर्वर, द सर्वर इटसेल्फ हैंडल द रिक्वेस्ट एंड इफ नेसेसरी रिटर्न अ रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट. ओके, अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो सर्वर क्या करता है, समटाइम अपने आप ही जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करता जाता है एंड जो रिस्पॉन्स है उनको क्लाइंट को भेजता जाता है. अ कनकरेंट सर्वर डज नॉट हैंडल द रिक्वेस्ट इटसेल्फ. कनकरेंट सर्वर जो होते हैं वो रिक्वेस्ट को खुद हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है, बट पासेज इट टू द सेपरेट थ्रेड और अनदर प्रोसेसर. वो क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा थ्रेड, राइट? प्रोसेसेस पढ़ी ना हमने पहले, उसमें क्या है, जो थ्रेड्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, वो क्या करेगा, सर्वर
अपने आप काम नहीं करेगा रिक्वेस्ट पे, वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो कोई थ्रेड्स हैं या कोई अनदर प्रोसेस है उसको पास कर देगा। ओके, आफ्टर विच इट इमीडिएटली वेट्स फॉर नेक्स्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट। उसके बाद वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है उसका वेट करने बैठ जाएगा। ठीक है, अब मल्टी थ्रेड सर्वर इज एग्जाम्पल ऑफ कंकरेंट सर्वर। मल्टी थ्रेड जो अपने एनवायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, मल्टी थ्रेड में क्या होता है, लाइक एक थ्रेड आया, ठीक है, दूसरा थ्रेड है, तीसरा थ्रेड है। ओके, वो बाई चांस एक थ्रेड जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो फेल हो गया, तो जो बाकी के थ्रेड हैं दे विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस ना। सो सेम यहाँ पे है, मल्टी थ्रेड सर्वर इज एग्जांपल ऑफ कंकरेंट सर्वर। मतलब एक अगर फेल भी हो गया तो भी कंकरेंटली जो दूसरी थ्रेड्स हैं या दूसरे जो उसके हेल्पिंग सर्वर्स हैं वो काम करेंगे, राइट। एंड अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंकरेंट सर्वर इज टू फोक अ न्यू प्रोसेस फॉर ईच न्यू कमिंग रिक्वेस्ट। दिस अप्रोच इज फॉलोड बाय मैनी यूनिक सिस्टम। द थ्रेड और प्रोसेस दैट हैंडल द रिक्वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग अ रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट। ठीक है, वो खुद हैंडल नहीं कर रहा है सर्वर, वो क्या कर रहा है, जो प्रोसेसेस हैं, नेक्स्ट प्रोसेसेस है, उनके पास वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और खुद अपने आप क्या कर रहा है, जो रिक्वेस्ट है उसका वेट करने बैठ जा रहा है। तो जो एक्चुअल काम कर रहा है दैट इज डन बाय प्रोसेसर एंड थ्रेड्स। ओके, एंड द अनदर इशू इज वेयर क्लाइंट कॉन्टेक्ट अ सर्वर। नेक्स्ट इशू क्या है, जहां पे क्लाइंट जो है सर्वर को कॉन्टेक्ट कर रहा है। इन ऑल केसेस क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू एन एंड पॉइंट आल्सो कॉल्ड एज अ पोर्ट दैट द मशीन वेयर द सर्वर इज रनिंग। ईच सर्वर लिसन टू अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट। हाउ डू क्लाइंट नो द एंड पॉइंट ऑफ द सर्विस। ओके, सो बेसिकली हम जब सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो जो रिक्वेस्ट जाती है वो कि हाँ किसके लिए जाती है, बेसिकली किसी पोर्ट नंबर के लिए जाती है ना। अभी हम लोग google.com सर्च करते हैं तो google.com के लिए सर्च कर जाती है ना रिक्वेस्ट। एक्चुअली उसका जो पोर्ट नंबर होगा, जो उसका स्पेसिफिक सर्वर होगा, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी ना। बट क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, सर्वर के पास जा रही है या google.com के पोर्ट के पास जा रही है। ओके, सो वन अप्रोच इज टू ग्लोबली असाइन एंड पॉइंट फॉर वेल नोन सर्विस। इसका एक अप्रोच क्या है कि हम क्या करेंगे, ग्लोबली एंड पॉइंट जो है वो असाइन कर देंगे सर्विसेज के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्वर दैट हैंडल इंटरनेट एफटीपी रिक्वेस्ट ऑलवेज लिसन टू टीसीपी पोर्ट 21। ओके, सर्वर जो एफटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है उसका पोर्ट नंबर क्या है, दैट इज 21, राइट। लाइकवाइज एन एचटीटीपी सर्वर फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब विल ऑलवेज लिसन टू टीसीपी पोर्ट 80। ओके, टीसीपी का जो पोर्ट नंबर है दैट इज 80, राइट, और जो एफटीपी का पोर्ट नंबर है दैट इज 21। These endpoint have been assigned by the Internet Assigned Number Authority and are documented in Renault and Postal. With assigned endpoint, the client only need to find the network address of the machine where the server is running. अगर हम लोगों को ऑलरेडी पता है that port number for HTTP request is 80 and the port number for FTP is 21, तो क्या होगा, डायरेक्ट हमें पता होगा कि रिक्वेस्ट जो है वो किसके पास जा रही है, राइट। Another issue that need to be taken into account when designing a server is whether and how a server can be interrupted. अरे जो अगला इश्यू है वो क्या है कि सर्वर को कैसे हम लोग इंटरप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर्ड अ यूजर हु हैज जस्ट डिसाइडेड टू अपलोड अ huge file to the FTP server, then suddenly realize that it is wrong file. He want to interrupt the server to cancel the further data. Okay, तो क्या हुआ, अभी हमें कोई अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। एफटीपी पे हम लोग अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, राइट। जो भी फाइल्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, एफटीपी सर्वर पे ना। तो जैसे ही हमने कोई फाइल लाइक ट्रांसफर करने का सोचा बट हमें लगा नहीं दिस इज द रॉन्ग फाइल, तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, सर्वर को इंटरप्ट करने का ट्राई करेगा। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम क्लाइंट मशीन इज रिक्वेस्ट अ सर्वर फ्रॉम सर्वर मशीन, है ना, एंड इट विल आस्क फॉर एंड पॉइंट। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट क्या करेगा सर्वर मशीन पर रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज के लिए, राइट। तो वो क्या करेगा, रजिस्टर एंड पॉइंट करेगा, उसके बाद उसको रिप्लाई करेगा। और इसमें क्या होगा, क्या कर रहा है क्लाइंट, सीधा ही उसके डेमन को कॉल कर रहा है कि उसका एंड पॉइंट क्या है, राइट। तो जो उसका डेमन है उसके पास उसका एंड पॉइंट होगा कि कौन सा जो पोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उस पोर्ट का नंबर क्या है, मतलब जो एंड पॉइंट हो गया, जैसे HTTP का पोर्ट 80 हो गया तो दैट इज द एंड पॉइंट ना। सो इसमें क्या होगा, जो सर्वर है वो जो यूजर है वो इजिली जो सर्वर को इंटरप्ट कर सकेगा। ठीक है, सेकेंड इज क्लाइंट मशीन जो है और वो सर्वर मशीन है, राइट। तो इसमें क्या है, क्लाइंट जो है वो सर्विस कंटिन्यू ले रहा है एक्चुअल सर्वर और सुपर सर्वर के साथ। ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट सर्वर फॉर रिक्वेस्टेड सर्विस। ये क्या कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट आई है उसके पास, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक सर्वर क्रिएट कर रहा है। जो भी कोई रिक्वेस्टेड सर्विस आई है उसके लिए सर्वर जो है वो सुपर सर्वर से एक एक्चुअल सर्वर जो है वो जनरेट हो रहा है, एक न्यू सर्वर जो है वो क्रिएट हो रहा है।
There are several way to this trans. One approach that work only too well in the current internet is for the user to abruptly exit the client application, immediately restart it and pretend nothing happened. इसमें क्या कर रहे हैं वो, जब उसने अडप्टरली जो यूजर है उसको एग्जिट किया क्लाइंट एप्लीकेशन तो, और उसने फटाफट वापस से उसको रिस्टार्ट कर दिया एंड उसने प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं. अब हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब सर्वर के ऊपर कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग और हम लोगों ने उसको एग्जैक्टली तभी इंटरप्ट कर दिया, मतलब हमें लगा कि दैट पिक्चर इज रॉन्ग, तो क्या होगा, पिक्चर रॉन्ग हुई तो हमने उसको डिस्कनेक्ट किया ना, मतलब हमने उस पिक्चर को डिलीट किया ना, तो और फिर से हमने लाइक उस पिक्चर को नई जो न्यू पिक्चर है उसको इंस्टॉल कर मतलब कॉपी करने का ट्राई किया, वहां पे अपडेट करने का ट्राई किया. तो हमें थोड़ी पता है कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या हुआ है पीछे. द सर्वर will eventually tear down the old connection thinking the client has probably crashed. Okay. A much better approach for handling communication interrupt is to develop the client and server such that it's possible to send out metadata, which is data that is to be processed by the server before any other from the data client. Okay. After that, the topic is code migration. So what is code migration? Code migration in distributed system took place in the form of process migration in which an entire processor was moved from one machine to another machine. Code migration क्या है distributed place में? जब is a place in the form of process migration. हमने पहले क्या पढ़ा? Process migration, right? In previous video we covered process migration, right? Now we are going to cover code migration. So code migration in distributed system took place in the form of process migration in which the entire process was moved from one machine to another machine. एक मशीन से दूसरे मशीन के ऊपर जब कोई प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है. मूविंग अ रनिंग प्रोसेस टू अ डिफरेंट मशीन इज कॉस्टली एंड इंट्रिकेट टास्क एंड देयर हैड बेटर बी टू गुड रीजन फॉर डूइंग सो. तो एक प्रोसेस को, एक रनिंग प्रोसेस को, एक प्रोसेस को नहीं, एक रनिंग प्रोसेस को वन मशीन से दूसरी मशीन पर जो माइग्रेट करना है दैट विल बी कॉस्टली. ओके, एंड देयर हैड बेटर टू बी गुड रीजन फॉर डूइंग सो. और हमें वो तभी करना चाहिए जब उसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा उसको शिफ्ट करने का. ओके, आफ्टर दैट द रीजन हैज ऑलवेज बीन परफॉर्मेंस. रीजन क्या हो सकता है उसका? परफॉर्मेंस. ओके, अगर परफॉर्मेंस हमें अपनी हाई करनी है या परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, देन हमें कोड माइग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है. द बेसिक आइडिया इज दैट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड इफ प्रोसेसर आर मूव फ्रॉम हेवीली लोडेड टू लाइटली लोडेड मशीन्स. ओके, सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी? हमने लोड शेयरिंग पढ़ी ना लास्ट लेक्चर में. सो व्हाट वाज द लोड शेयरिंग? लोड शेयरिंग में क्या होता है, इफ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, लाइक एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है. ओके, तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना. नॉर्मली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट मॉड्यूल इज फॉर प्रोग्रामिंग, सेकंड मॉड्यूल इज फॉर डिजाइनिंग, थर्ड मॉड्यूल इज फॉर दैट डेटाबेस पार्ट एंड लास्ट वन इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, राइट. सो लोड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ओके, सो क्या है, एक जो प्रोग्राम है वो उसी पे काम कर, एक जो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट है वो प्रोग्रामिंग के पे ऊपर काम कर रहा है, और एक जो स्टूडेंट है ही वाज वर्किंग ऑन डिजाइनिंग पार्ट, राइट. तो क्या हुआ, हो सकता है कि जो प्रोग्रामर है उसने अपना काम जल्दी फिनिश कर दिया, राइट. जो काम है उसने उसको ज़्यादा जो उसके लॉजिक्स थे उसने लगा दिया. हो सकता है डिजाइनिंग वाले ने अपना काम जल्दी कंप्लीट कर दिया. तो उससे क्या होगा कि जिस नोड का और जिस स्टूडेंट का काम जल्दी हो गया, ही कैन हेल्प द सेकंड स्टूडेंट, राइट. सेम इम्प्लाइज हियर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. अगर हमारी नोड्स हैं, 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं, ओके, N1 N2 N3. ओके, सो N3 जो है वो अभी आइडल है, उसने अपना काम खत्म कर दिया है. नाउ द N3 इज इन आइडियल सिचुएशन, राइट. तो N1 और N2 के ऊपर जो है वो लोड ज्यादा आ रहा है, तो वी कैन शिफ्ट द लोड फ्रॉम N1 टू N2 टू N3. बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? द N3 शुड बी इन आइडल स्टेट, मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी कोई काम नहीं होना चाहिए. दैट कैन बी कॉल्ड एज लोड शेयरिंग. ओके, इसमें क्या होगा, जब हम अपने प्रोसेसर्स को मूव करेंगे हैवीली लोडेड से लाइटली लोडेड मशीन पर, ठीक है, उससे क्या होगा, द परफॉर्मेंस विल increase. Okay, load is often expressed in term of CPU queue length or CPU realization, but other performance indicator are used as well. So load क्या होगा, often expressed as a term of CPU queue.
or CPU utilization, but other performance indicator are used as well. Okay, so support of code migration can also help improve performance by exploiting parallelism by without the user intersections related to the parallel programming. कोड माइग्रेशन परफॉर्मेंस कैसे क्रिएट करेगा? बाय एक्सप्लॉइटिंग पैरेललिज्म. जब हम कोड को माइग्रेट करेंगे ऑब्वियसली लोड बैलेंसिंग होगी, लोड शेयरिंग होगी, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना. किसी विदाउट पैरेलल प्रोग्रामिंग के यूज़ किए या पैरेलल आप लोग दो चीज़ें चला रहे हो तो उसके बिना यूज़ किए ही हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमने जो लोड है वो हैवीली लोडेड मशीन से जो लाइटली लोडेड मशीन है उन पे शिफ्ट कर दिया, राइट. आफ्टर दैट अ टिपिकल एग्जाम्पल इज सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन द वेब. इसका सबसे जो मेन एग्जाम्पल है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन वेब पे सर्च करते हैं, लाइक हमें कुछ अभी फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू सर्च अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नोट्स ऑन द वेब, राइट. सो आप एज अ क्लाइंट होके सर्वर पे रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये नोट्स चाहिए, तो आप वो क्या करता है, वेब ऑटोमेटिकली आपके पास जितने नंबर ऑफ नोड्स है ना उसको वो आपको दे देता है, राइट. तो ये कैसा हो गया एग्जाम्पल? ये हो गया कोड माइग्रेशन का एग्जाम्पल. सो बेसिकली क्या होगा, जिस सर्वर के पास उससे रिलेटेड डॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी, राइट. After that, it is relatively simple to implement a search query in the form of simple mobile program called a mobile agent that move from site to site. Okay. After that, by making several copies of such program and sending each of different site, we may be able to achieve a linear speed up compared to using a single program interface. Okay, so ये diagram आप देख रहे हैं, एक client है, एक server है, and एक code repository है, right? So client और server क्या है? They are communicating with each other, right? And client has server specific client code. उसके पास क्या है? जो servers का एक specific client side का कोड है वो client के पास पड़ा हुआ है, right? बाकी जो कोड है वो कहाँ पड़ा होता है? कोड रिपोजिटरी में. अभी क्लाइंट क्या कर रहा है, कहाँ से जो अपना कोड रिपोजिटरी है वो कहाँ से जो कोड है उसको फेच करेगा? ही विल फेच द कोड फ्रॉम द क्लाइंट साइड, राइट. क्लाइंट साइड से जब वो कोड को फेच करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारा कोड है वो कोड रिपोजिटरी में माइग्रेट हो जाएगा, राइट. सो ये था आज का टॉपिक. सो दिस इज बेसिकली एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो बहुत ही लाइक आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है, बट इसमें आपको मैंने सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, सारा मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है. जस्ट आप एक बार गो थ्रू कीजिए एंड यू विल रेडी टू गो फॉर योर एग्जाम, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही थ्योरेटिकल जो चैप्टर आप बोल सकते हैं वैसा है, इसमें मैक्सिमम थ्योरी है. सो यू कैन यूज दिस डायग्राम्स इन योर एग्जाम, तो आप बेटर जो है वो अपना रिजल्ट देख पाएंगे. सो इसमें क्या है, दिस इज क्लाइंट एंड सर्वर. सो बेसिकली इसमें नेटवर्क यूजर इंटरफेस हमने पढ़ा है. नेटवर्क यूजर इंटरफेस बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ना बिटवीन द क्लाइंट एंड बिटवीन द सर्वर. ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं. ओके, फिर हमने पढ़ा कि क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी क्या होती है. आफ्टर दैट हमने ये ट्रांसपेरेंट रेप्लिकेशन पढ़ी कि हम सर्वर पे कैसे जो क्लाइंट है वो अपनी रिक्वेस्ट को रेप्लिकेट कर सकता है. एंड रेप्लिकेट ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको डेफिनेटली जो हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट है या आपका रेप्लिका है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी. ओके, आफ्टर दैट हमने पढ़े सर्वर्स. सो बेसिकली जो सर्वर काम करते हैं वो सारे हमने इसमें कंप्लीट किए. इसमें हम लोगों ने अलग अलग जो इश्यूज़ हैं और इसके बाद हम कहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं, एंड पॉइंट कौन से होते हैं, पोर्ट नंबर कौन से होते हैं, विल डिस्कस, हमने सारा कुछ ये ऑलरेडी डिस्कस किया. ओके, आफ्टर दैट हमने टॉपिक कवर किया कोड माइग्रेशन. कोड माइग्रेशन क्या है, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस पे मूव होती है. कोड माइग्रेशन हम बेसिकली करते क्यों हैं, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, राइट. बेटर परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग एक हैवीली लोडेड मशीन है उसका कुछ लोड जो है हम लाइटली लोडेड मशीन के साथ जो है वो शेयर करते हैं. और इसके लिए आप एक एग्जांपल जो है वो स्टूडेंट का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एग्जांपल आप लिख सकते हैं. वो एग्जांपल बहुत काम की चीज़ है क्योंकि आप एक हिसाब से लोड को शेयर करते हैं ना. वो एक आपका प्रोजेक्ट आप एक कंसिडर कर सकते हो, इट्स अ प्रोजेक्ट, राइट, इट्स अ प्रोसेस. आप उस प्रोसेस को क्या कर सकते हो, मल्टीपल सब प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हो ना कि हाँ ठीक है. अभी
first student will do the designing part, second student will do the programming part, third will do the database part and the fourth one will do the documentation part. उससे क्या हो जाता है, लोड शेयर हो जाता है, तो उससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है. अब एक ही बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है, एक ही बंदा कोडिंग कर रहा है, सॉरी डिजाइनिंग कर रहा है, एक ही बंदा डेटाबेस कर रहा है, तो उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा और वो कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होगा. बट इफ यू डिवाइड अ प्रॉब्लम इनटू द मॉड्यूल्स, देन जो प्रॉब्लम है वो इजिली सॉर्ट आउट होगी, राइट. So that's it for the today's video. If you have any question, any query regarding this video, you can ask me in comment section. Okay, so till then, bye, take care.